शुरू कर दें इसकी और पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे सेट कर दो। अच्छा जी, हमने डिस्कशन की इस हवाले से कि आपके पास पहले आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, फिर आपने टैक्स क्रेडिट्स कैलकुलेट किए और उसके बाद आपने एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स वालों ने आपका ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उन्होंने असेसमेंट किया, आपके खिलाफ ऑर्डर जारी किया। अब जब आपके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया और आपने ऑर्डर पढ़ा तो आपको लगा कि यार इसने तो काम ठीक नहीं किया, इसने गलतियां की हैं या इसने मुझे सही तरह से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी वगैरह वगैरह। तो अब आपके पास क्या रास्ता अवेलेबल है? ठीक है, तो आपके पास रास्ता अवेलेबल ये है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील किसको फाइल करते हैं? जो ऑर्डर आपके खिलाफ कमिश्नर जारी करता है उसके खिलाफ अपील फाइल होती है। एक ऑफिसर कहलाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। जिस दिन आपको ऑर्डर मिलता है, जिस दिन आपको टैक्स ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर मिलता है, उसके विद इन 30 डेज, ऑर्डर मिलने के बाद विद इन 30 डेज आप कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हैं और आप उसे अपील फाइल कर सकते हैं। मसलन आपको अगर यकम जनवरी के ऊपर कोई अपील, कोई असेसमेंट ऑर्डर सर्व हुआ तो उसके बाद 30 डेज स्टार्ट होंगे 2 तारीख से। तो यकम जनवरी के बाद 30 डेज मुकम्मल होंगे 31 जनवरी तक। तो 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है कि आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर दें। कहाँ पे फाइल कर दें? कमिश्नर अपील्स के पास। अच्छा, कमिश्नर अपील आपका केस सुनेगा, आपके खिलाफ या आपके हक में फैसला करेगा। जब कमिश्नर अपील आपके हक में या आपके खिलाफ फैसला कर दे तो अगली स्टेज पर आप अपील फाइल करेंगे एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास। या अगर आपके हक में फैसला हो गया तो जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे, फिर डिपार्टमेंट उसके खिलाफ फाइल कर देगा। तो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू अगली अथॉरिटी होगी और उसके पास अपील फाइल करनी होती है। जब कमिश्नर अपील आपको फैसला सुना दे, जब आपके हाथ में फैसला आ जाए कमिश्नर अपील का, तो उसके बाद विद इन 60 डेज आपने ट्राइब्यूनल में जाना होता है। ट्राइब्यूनल के बाद अगली है हाई कोर्ट। अगर फर्ज किया ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया, आपके हक में आ गया तो ठीक है, अगर आपके खिलाफ आ गया तो आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे, और आपके हक में आ गया तो हो सकता है डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में चले जाए। तो जो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाएगा तो 90 डेज के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर डिपार्टमेंट हाई कोर्ट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उससे अगली अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन वो आपके कोर्स का उस तरह से हिस्सा नहीं है। ठीक है, और अगर फर्ज किया कोई 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज की जो टाइम लिमिट है आपका उससे डिले हो जाए, आप 30 की बजाय आपको 31, 32, 33 डेज हो गए किसी वजह से, जैसे आजकल अब ये कोविड का सिलसिला चल रहा है, अब कोविड में ऑफिस बंद पड़े हुए हैं, आपको दफ्तर नहीं जा सकते, आपका इलाका सील हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप अपील फाइल करने कैसे जाएंगे अगर आपका इलाका सील हुआ तो उस पर फिर लॉ रियायत दे देता है कि आप एक्स्ट्रा डेज भी ले सकते हैं अपील फाइल करने के लिए, लेकिन वो एक एक दिन आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने अपील टाइम पर फाइल क्यों नहीं की। अपील में होता क्या है, ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है कमिश्नर अपील में? कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करने से पहले एक तो ये जरूरी है कि जितना आपका एज पर रिटर्न टैक्स ड्यू है, यानी आपकी जो एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल की थी उसके मुताबिक फर्ज किया आपने कहा खुद ही, अगर जो एडमिट किया था 1 लाख रुपए का टैक्स अगर आपने एडमिट किया है तो पहले तो आप 1 लाख रुपए का वो टैक्स जमा करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो आप कमिश्नर अपील फर्ज किया आपके खिलाफ एक उसने फैसला किया हुआ है, उसने कहा जी ये 15 लाख रुपए का डिफॉल्ट है। तो उस डिफॉल्ट के खिलाफ यूजुअली क्या होता है, आप कमिश्नर अपील से कहते हैं कि जनाब जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं होता उस वक्त तक मुझे स्टे दे दें, यानी कि ये पैसे मुझे जमा ना कराने पड़े जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं होता। जैसे जमानत होती है ना, कि एक शख्स को अगर जेल में बंद कर रहे हैं तो वो अदालत से जाके जमानत ले लेता है। तो कमिश्नर अपील से आप, क्योंकि टैक्स ऑफिसर ने फैसला किया, उसने कहा जी इतने पैसे जमा करवा दें, तो आप कमिश्नर अपील से कहते हैं कि जनाब फिलहाल मुझे इसको कहें कि मेरे से कोई पैसे रिकवर ना करे। तो कमिश्नर अपील आपको स्टे ग्रांट कर सकता है 30 डेज का। फिर अगर वो 30 डेज तक फैसला ना हो तो मजीद 30 डेज का स्टे ग्रांट कर सकता है, उसके बाद आपको ट्राइब्यूनल। फिर एक्स्ट्रा ग्राउंड ऑफ अपील कैन बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर if commissioner appeal is satisfied that omission of ground from form of appeal was not willful। यार स्पेलिंग एरर में करते हैं। ग्राउंड ऑफ अपील क्या होते हैं? यानी जैसे आपने फर्ज किया जब अपील फाइल करते हैं आप कहते हैं कि जनाब इसने तो मेरी सैलरी इनकम थी 1 लाख रुपया,
इसको मैंने डाटा दिया था, इसने डाटा सही तरह से देखा नहीं, मेरी सैलरी इनकम 1.5 लाख बना दी। हालांकि जो ऊपर वाले 50,000 रुपए थे वो फर्ज किया कोई एग्जाम्प्ट इनकम थी, कोई टीएडीए मिला था मुझे, तो इसने एग्जाम्प्ट इनकम को कंसिडर नहीं किया, तो ये आपका ग्राउंड हो गया। फिर फर्ज किया वो कहता है कि जनाब आपके बैंक में जो है ना वो पैसे आ रहे हैं इतने, ये आपने डिस्क्लोज नहीं किया। आप कहेंगे जनाब ये तो मुझे वाले साहब से गिफ्ट मिले थे, तो मैंने गिफ्ट में डिस्क्लोज किए हुए हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस जो है ना आप मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन फर्ज किया अगर आपसे कोई ग्राउंड गलती से रह जाए और आप अपील की फाइलिंग के टाइम पर वो ग्राउंड ना दे सके किसी वजह से, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेट मिली और आपने कहा कि हाँ यार ये इन्फॉर्मेशन भी ग्राउंड में मुझे लेनी चाहिए थी, तो वो कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है एक्स्ट्रा ग्राउंड ऑफ अपील। लेकिन कमिश्नर अपील आखिरी बुलेट के कहता है कि कमिश्नर अपील कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आपने ऑफिसर को नहीं फराहम किया। ठीक है, अगर फर्ज किया ऑफिसर ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे और आपने ऑफिसर को नहीं दिए, तो अब आप कहें जी कमिश्नर साहब से कहते हैं ये देखें ना ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप देखें, इनकी बेसिस पर मेरे हक में फैसला कर दो। कमिश्नर अपील कहेगा नहीं भाई, आपको चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स आप टैक्स ऑफिसर को दिखाते, तो ये जो आप मेरे पास लेके आए हैं ये तो लगता है कोई आफ्टर थॉट है, ये कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट आप लेके आ रहे हैं, तो मैं नहीं इन डॉक्यूमेंट्स को मानता, चाहे वो आपके सही हो या गलत हो। कमिश्नर अपील उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, आप ये कहें कि जनाब आपको मतलब कमिश्नर को सेटिस्फाई करें और आप कहें कि इसमें आखिरी लाइन में लिखा हुआ, आखिरी 3 लाइन में, द एप्लेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सच मटेरियल एविडेंस बिफोर द कमिश्नर, यानी आपको कोई खास वजह थी जिसकी वजह से आप ये डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं दिखा सके। मसलन कमिश्नर ने फर्ज किया आपको 3 दिन का टाइम दिया और आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मंगवाने थे यूके से, तो आप कहें जी यूके से तो 3 दिन में डॉक्यूमेंट ही नहीं आता, इसने मुझे टाइम ही ठीक नहीं दिया, तो फिर कमिश्नर अपील वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपको टाइम ठीक नहीं दिया गया या कोई और वजह थी, मसलन आप कहें कि यार खुदा ना खास्ता मैं तो हॉस्पिटल में था, मैं तो बीमार था, तो इसने मुझे मैंने टाइम मांगा कि मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल से फारिग हो जाने दे, मैं आपको डाटा आके दे दूंगा, तो इसने फिर भी मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया, तो आप सबूत देते हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देते हैं, तो उस सूरत में भी कमिश्नर अपील कोई नए डॉक्यूमेंट्स आपसे ले सकता है। ये आपसे एग्जाम में कई दफ़ा बाज़ औक़ात ये सवाल आ चुका है कि क्या कमिश्नर अपील कोई नए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है। आप लिखेंगे कमिश्नर अपील कोई नए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता unless the commissioner appeal is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from producing such material or evidence before the commissioner। कोई क्वेश्चन किसी का? जी क्वेश्चन सर ये सारा जी सर ये सारा एज इट इज याद करना है या इसको बस अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अपने क्योंकि सर वर्ड्स में लिख बहुत सकते ज्यादा हैं। थ्योरी। हाँ, ये तो थ्योरी आप अपने वर्ड्स में ठीक भी है, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने भी और अपने सर ये अल्फाज जो में थ्योरी लिखी है। वाला, यस सर, ठीक है सर। सर ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास 14 15 16 या जो बाकी चैप्टर्स के अंदर भी थ्योरी है वो भी हमें याद हाँ, करनी है। उनके अंदर से भी थ्योरी का सवाल आ सकता है, थ्योरी का सवाल जरूरी। ये तो चैप्टर्स वो है ना जो प्योर थ्योरी के हैं, जिनका न्यूमेरिकल से ताल्लुक ही कोई। ठीक है, तो इनसे तो यस सर, थ्योरी का ही सवाल आता है, लेकिन जो बाकी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं उनमें से न्यूमेरिकल भी बनता है और उनमें से थ्योरी भी बन सकती है। सही ठीक है। और सर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हर जो भी सेक्शन है सारे इंपॉर्टेंट है याद करने के बाद से? इसमें से कुछ हर चैप्टर में कोई चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि जब हमारी क्लासेस एंड हो जाती है, जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाता है, तो मैं आपको किताब में निशान लगवा देता हूँ, आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कि जनाब ये टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, निस्बतन कम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो की जरूरत सही ठीक है सर, थैंक यू सर। है। जी सलमान, क्वेश्चन पूछो। जी सर, ये थर्ड पॉइंट जरा समझा दें, एक्स्ट्रा ग्राउंड जो पॉइंट है। एक्स्ट्रा ग्राउंड ये है कि मसलन फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ एक फैसला सुनाया गया और उस फैसले के ऊपर आपको आपको कोई जो है ना आपने उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी, तो अपील फाइल करते हुए आप कुछ ग्राउंड्स लेते हैं, यानी कुछ वजूहात बयान करते हैं ना कि जनाब ये जो फैसला सुनाया गया ये क्यों गलत है। ठीक है, सही वो जो वजूहात हैं वो कहलाती है ग्राउंड्स ऑफ अपील। ठीक है, सही यानी जिन सही वजूहात की वजह से आप उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं वो वजूहात क्या कहलाती है, ग्राउंड्स ऑफ अपील कहलाते हैं।
अपील सही। अच्छा, अब आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल कर दिए, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि यार इसमें एक ये फर्दर ग्राउंड भी हो सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल आपने बाद में पता लगा कि जनाब इस बंदे की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, ठीक है। मेरा केस तो जो करना चाहिए था वो फर्ज किया मेरा केस तो F10 का केस है और ये तो G10 का ऑफिसर है, ठीक है। तो इसने मेरे खिलाफ फैसला कर दिया, तो ये तो फैसला कर ही नहीं सकता कि आपके खिलाफ अफसर वो फैसला कर सकता है जिसके पास F10 की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो ये जो इस किस्म की अगर कोई बाद में आपको बातें पता लगती हैं तो उसका आप एक एक्स्ट्रा ग्राउंड ऑफ अपील भी ले सकते हैं। अच्छा, सही सही सही, ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। अच्छा जी, कमिश्नर जब ये सारा कुछ कर लेगा, आपको मौका देगा, हेयरिंग का फैसला आपका सुन लिया उसने, तो उसके बाद क्या करेगा? कमिश्नर मे मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, ठीक है। वो क्या करेगा? क्या क्या ऑर्डर कर सकता है? कंफर्म कर सकता है। कंफर्म का मतलब है वो कहेगा जो अफसर ने किया वो ठीक किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? कंफर्म कर देगा अफसर को, या मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है वो कहेगा अच्छा हाँ कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो वो मॉडिफाई कर सकता है। और एनल, एनल का मतलब वो कहेगा सब कुछ गलत है, अफसर ने जो किया बहुत ज्यादती की है, बहुत गंदा अफसर है, इसने आपके साथ और इसने आपका फैसला बिल्कुल गलत फैसला किया, तो वो उसको क्या कर देगा? एनल कर देगा। तो तीन फैसले हो सकते हैं, यानी कंफर्म भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है और एनल भी हो सकता है, असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। हाउएवर एक होता है सेट असाइड कर देना या रिमांड बैक कर देना। तो लॉ ये कहता है, पहले ये लॉ में पावर होती थी कि वो ना कंफर्म करता है, ना मॉडिफाई करता है, ना एनल करता है, बल्कि वो कहता है कि यार दोबारा देख लो, ये इसमें कुछ चीजें हैं तो मुझे लगता है आपने फैक्ट्स नहीं देखे, तो इनको दोबारा देख लो। इसे कहते हैं सेट असाइड करना या रिमांड बैक कर देना, कि अफसर के पास ही दोबारा भेज दिया। अब इन्होंने ये पावर खत्म कर दिया, बस ये तीन ही पावर्स है। क्या क्या पावर्स है? कंफर्म करना, मॉडिफाई करना या एनल करना, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात अब ये देखें होता ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ऑडिट हुआ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऑडिट के नतीजे में उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन चेंज हो गई। अब जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन चेंज हुई तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का इम्पैक्ट जो है वो उसके मेंबर पर भी आता है, इंडिविजुअल के ऊपर भी आता है। क्योंकि इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है दोनों लिंक्ड है ना। इंडिविजुअल के पास आमदनी कहाँ से आ रही है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आ रही है। तो अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन चेंज होगी तो इसका मतलब है रिजल्टेंटली उसके मेंबर की टैक्सेशन भी चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। हाउएवर ये हो सकता है कि जनाब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन ऑडिट करते करते 5 साल का टाइम पीरियड गुजर जाए, अब वो टाइम लैप्स हो गया, तो वो मेंबर कहेगा भाई अब तो 5 साल पूरे हो गए, अब तो मेरी ये चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ ने यहाँ पर कहा है कि अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन चेंज हो जाए तो उसकी मेंबर की टैक्सेशन 5 साल के बाद भी चेंज हो सकती है, वो 5 साल की लिमिट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कमिश्नर ने 120 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर जो है वो पास करना है, और अगर फर्स्ट की 120 दिन में पास नहीं हो सका तो विद इन फर्दर 60 डेज जो है वो ले सकता है ऑर्डर पास करने के लिए। और ये जो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड है यानी 120 डेज का और 60 डेज का, अगर इस दौरान फर्ज किया कोई स्टे हुआ है हाई कोर्ट से, या कोई आपने टैक्स पेयर ने एडजर्नमेंट फाइल की कि यार आपने कमिश्नर ने हियरिंग की डेट मुकर्रर की 15 जनवरी को आ जाओ भाई सारे, और आपने कहा कि जी मैं तो 15 जनवरी को नहीं आ सकता, मैं 25 जनवरी को आऊंगा। अब तो ये जो 10 दिन जाया हुए हैं ये किसकी वजह से जाया हुए हैं? टैक्स पेयर की वजह से जाया हुए हैं। तो ये फिर 120 दिन की काउंटिंग में और फर्दर 60 डेज की काउंटिंग में शुमार नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है किसी का तो पूछो जी। सर ये बात रिपीट कर देंगे, सर ये बात रिपीट कर देंगे कि 120 डेज कंसिडर नहीं होंगे, ये जो भी हमने लास्ट में बोला। आखिर में मैंने ये कहा है कि 120 डेज देखें, आपने अपील फाइल की उसने जनवरी 1 पे फर्ज किया, दिसंबर 31 पे, तो 120 डेज तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं, अप्रैल 30 तक मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। उसने फैसला सुनाना है अप्रैल 30 तक, लेकिन उसने दरमियान में हियरिंग कॉल कर लिया, आपको फरवरी 15 के ऊपर बुला लिया, ठीक है। फरवरी 15 के ऊपर हियरिंग के लिए आप गए नहीं, आपने कहा कि जनाब मैं तो मसरूफ हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं अभी फरवरी 15 को नहीं आ सकता, मैं फरवरी 25 को आऊंगा या मार्च 25 को आऊंगा।
तो अब जिस दिन हियरिंग फिक्स हुई उस दिन से लेकर फर्ज किया मार्च 25 तक 1 महीना 40 10 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। ये 40 दिन किसकी वजह से लेट हुआ फैसला? ये 40 दिन टैक्स पेयर की वजह से लेट हुआ कि उसने 40 दिन जो है ना वो एडजर्मेंट मांग ली। ठीक है, उसने कहा जी मैं अभी आ नहीं सकता। तो कहता है कि जब 120 डेज काउंट करेंगे तो अब अप्रैल 30 तक काउंट नहीं करेंगे। वो कहेगा कि जनाब वो जो 40 दिन टैक्स पेयर ने जाया करवाए हैं वो भी अभी अवेलेबल है, वो आगे यानी समझे अप्रैल 30 की बजाय ड्यू डेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 120 डेज कब पूरे होंगे? जून 10 के ऊपर जाकर। समझ में आ ठीक रही है, है? तो सर इन अ वे टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन मिल जाती है। टैक्स पेयर को नहीं, कमिश्नर को रिलैक्सेशन मिल जाती है कि वो 60 डेज की बजाय अब वो 40 दिन आगे ले जाएगा ना। वो पहले तो उसने 60 दिन में फैसला करना था, ठीक है, अब वो 120 दिन यस में सर। फैसला करना था। अब वो 120 दिन जब पूरे हो गए तो वो कहेगा कि जनाब ये 120 दिन तो पूरे हो गए लेकिन 40 दिन जो जाया हुए हैं जिसकी वजह से मैं फैसला नहीं कर सका, वो तो 40 दिन टैक्स पेयर की वजह से जाया हुए हैं, तो मुझे 40 दिन और दिए जाएं। तो वो 40 दिन और ऐड कर लेगा और फिर एक वो फैसला अगले मतलब मजीद उसको टाइम मिल गया फैसला सुनने, 120 दिन से ठीक है, एक्स्ट्रा डेज मिल गए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो फोरम है वो है हमारे पास एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू क्या है? जब कमिश्नर अपील्स आपके खिलाफ फैसला दे देता है या आपके हक में फैसला देता है, अगर आपके खिलाफ फैसला देगा तो आप अगले लेवल के ऊपर चले जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, ये अगली एपलेट अथॉरिटी है। और अगर आपके हक में फैसला दे देगा तो डिपार्टमेंट सोचेगा कि यार ये कमिश्नर अपील का फैसला ठीक है या नहीं है, और अगर उसे लगेगा कि कमिश्नर अपील का फैसला गलत है तो डिपार्टमेंट अगले लेवल के ऊपर चला जाएगा यानी ट्राइब्यूनल के पास चला जाएगा। अच्छा, अब जब वो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे तो ट्राइब्यूनल क्या करता है और ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड सच जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स एज आर अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में क्या होते हैं? जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, और एक चेयरपर्सन होता है, उन्हीं में से एक चेयरपर्सन बना देते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो ट्राइब्यूनल के जो जज होते हैं वो मेंबर कहलाते हैं, जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, जो ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन होता है वो हमेशा जुडिशियल मेंबर में से बनाया जाता है। दो किस्म के मेंबर है, एक कहलाता है जुडिशियल मेंबर, एक कहलाता है अकाउंटेंट मेंबर। जो चेयरपर्सन होगा वो जुडिशियल मेंबर्स में से बनेगा। ठीक है, बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल टू कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अब जब हियरिंग होती है ट्राइब्यूनल के पास तो अब ट्राइब्यूनल में ओवरऑल पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर सब जगह पर ट्राइब्यूनल के मेंबर होते हैं, फेडरल ट्राइब्यूनल होता है। ठीक है, तो जब ट्राइब्यूनल की हियरिंग होती है तो ट्राइब्यूनल की हियरिंग कम अज कम यूजुअली कम से कम 2 मेंबर बैठते हैं उस हियरिंग के अंदर और केस को सुनते हैं। उनमें से एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक अकाउंटेंट मेंबर होगा। दोनों जुडिशियल नहीं हो सकते, दोनों अकाउंटेंट नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, फिर छोटे मोटे केसेस के लिए, बहुत मामूली केसेस के लिए बाज़ का चेयरपर्सन हो सकता है किसी एक सिंगल मेंबर को जो है ना वो अथॉराइज करते कि भाई तुम सुन लो। ठीक है, वो जुडिशियल मेंबर भी हो सकता है या अकाउंटेंट मेंबर भी हो सकता है। बाज़ का बड़े केसेस होते हैं, बहुत बड़े केसेस होते हैं, टैक्स पेयर दरखास्त करता है या कमिश्नर खुद ही समझता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा केस है, इसमें कोई लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, तो वो ट्राइब्यूनल का जो चेयरपर्सन है वो बड़ा बेंच बना देता है, लार्जर बेंच बना देता है या फुल बेंच बना देता है। उसमें 3 मेंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो बड़ा बेंच बना था मुझे याद पड़ता है वो 7 मेंबर्स का बेंच बना था। ठीक है, अच्छा, जब 7 मेंबर्स का बेंच बनता है तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि भाई जुडिशियल मेंबर कितने होने चाहिए और अकाउंटेंट मेंबर कितने होने चाहिए। तो लॉ ये कहता है जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर की तादाद बराबर होनी चाहिए। अबू बकर ने पूछा चेयरपर्सन इज इंक्लूडेड इन काउंटिंग ऑफ द 2 मेंबर्स। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि हर बेंच के अंदर चेयरपर्सन खुद भी शामिल हो। ठीक है, जब 2 मेंबर का बेंच बनेगा तो उन 2 मेंबर में से एक जुडिशियल होगा और एक अकाउंटेंट होगा। जो जुडिशियल है हो सकता है वो चेयरमैन पर्सन भी हो सकता है या कोई और जुडिशियल मेंबर भी हो सकता है। तो जब लार्जर बेंच बनेगा तो लार्जर बेंच 3 का, 5 का, 7 का लार्जर बेंच बन सकता है। अच्छा, लेकिन जब भी इस तरह बेंच बनेगा तो या तो दोनों तरफ के मेंबर बराबर हो, यानी अगर फर्स्ट किया 4 मेंबर है, 3 मेंबर का बेंच है, ठीक है, अब इसमें तो बराबर नहीं हो सकते,
तो 2 मेंबर एक साइड के होंगे और एक मेंबर एक साइड के होंगे, यानी 2 मेंबर जुडिशियल होंगे, एक अकाउंटेंट होगा, या 2 अकाउंटेंट होंगे, एक जुडिशियल होगा। अगर 4 का बेंच बनता है तो 2 जुडिशियल और 2 अकाउंटेंट होने जरूरी है। अगर 5 का बेंच बनता है तो 3 जुडिशियल और 2 अकाउंटेंट हो जाए, या 3 अकाउंटेंट और 2 जुडिशियल हो जाए, ठीक है। यानी या तो मेंबर्स बराबर हो दोनों किस्म के, या मैक्सिमम किसी एक साइड का एक मेंबर ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर 5 मेंबर का बेंच है तो ये नहीं हो सकता कि 4 जुडिशियल हो और सिर्फ एक अकलौता अकाउंटेंट मेंबर, नहीं। 3 जुडिशियल 2 अकाउंटेंट हो सकते हैं, 3 अकाउंटेंट 2 जुडिशियल हो सकते हैं, लेकिन एक मेंबर से ज्यादा किसी एक साइड का एक्स्ट्रा मेंबर नहीं हो सकता। अब ये जुडिशियल मेंबर्स कौन होते हैं और अकाउंटेंट मेंबर्स कौन होते हैं, उसकी एक क्वालिफिकेशन है जो लॉ में प्रिस्क्राइब है, ये आपको रटा लगानी, ये रटा लगानी पड़ेगी। कहता है जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है, ऐसा बंदा जो डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट का जज बनने का अहल हो, या एडवोकेट ऑफ हाईकोर्ट और हाईकोर्ट का जज बनने का अहल हो, या गवर्नमेंट का कोई अफसर हो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का, जो कम से कम 20वें स्केल का, या और साथ वो लॉ ग्रेजुएट भी हो। अकाउंटेंट मेंबर कोई अकाउंटेंट मेंबर जो है ना, वो कोई ऐसा गवर्नमेंट का अफसर होता है जो रीजनल कमिश्नर के लेवल के बराबर हो, या जिसने कम से कम कमिश्नर अपील के तौर पर 3 साल तक काम किया हो, ठीक है, या जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जिसकी 10 साल की कम से कम प्रैक्टिस हो, वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। तो ये जुडिशियल मेंबर अकाउंटेंट मेंबर की क्वालिफिकेशन, ये आपके पास एग्जाम में 3-3 नंबर का सवाल आ सकता है, इसको आपने रटा लगा। ATIR अपील एंड डिस्पोजल। ATIR अपील का फैसला किस तरह से करेगा, जैसे कमिश्नर अपील फैसला करता है। ATIR के पास जो है ना वो क्या करेगा, पहले तो स्टे की बात है कि अगर फर्ज किया आपको फैसला ATIR में लेके गए हैं तो आप ATIR से स्टे मांग सकते हैं, कि कहते भाई ये जब तक ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता तो बराए मेहरबानी मुझे स्टे दे दीजिए। तो ATIR कमिश्नर का हमने पढ़ा था कि 30 + 30 60 डेज तक का स्टे दे सकता है। ट्राइब्यूनल जो है वो 180 डेज तक का स्टे दे सकता है। इसके बाद ट्राइब्यूनल ने 6 महीने के अंदर अंदर अपील का फैसला करना होता है। और ट्राइब्यूनल क्या क्या फैसले कर सकता है, ट्राइब्यूनल कैन अफर्म, यानी कंफर्म का जैसे जो लफ्ज था उसकी जगह अफर्म लिखा हुआ, बात एक ही है। ट्राइब्यूनल कैन अफर्म, मॉडिफाई और एनल द असेसमेंट ऑर्डर और रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर। तो ट्राइब्यूनल के पास चारों पावर्स हैं। कमिश्नर के पास 3 पावर थी, अफर्म, मॉडिफाई और एनल की। ट्राइब्यूनल के पास चौथी पावर भी, यानी रिमांड बैक ऑफ केस की। रिमांड बैक का मतलब होता है कि वो वापस अफसर को भेज दे और उसे कहे यार ये दोबारा देखो, मैं ये ना कंफर्म कर रहा हूँ ना इसको अनल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है कुछ फैक्ट्स को दोबारा देखने की जरूरत है। तो फैक्ट्स को दोबारा देखने के लिए वो कमिश्नर को भी भेज सकता है या कमिश्नर अपील को भी भेज सकता है। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के रिजल्ट में अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ EOP ट्राइब्यूनल अगेन जैसे कमिश्नर अपील के पास था, तो वो ट्राइब्यूनल अथराइज कर देगा कि EOP या उसके मेंबर्स का जो है वो असेसमेंट चेंज कर दी जाए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए ट्राइब्यूनल आखिरी अथॉरिटी है, यानी फैक्ट्स प्रूव करने के लिए ट्राइब्यूनल आखिरी अथॉरिटी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ लीगल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे फैक्ट्स का सवाल नहीं होता। मसलन फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 1 लाख रुपया या 1,10,000 रुपया, ये फैक्ट का क्वेश्चन है। ये ट्राइब्यूनल आखिरी अथॉरिटी है फैक्ट फाइंडिंग के लिए, या तो सैलरी 1 लाख है या 1,10,000 रुपये। अब उसमें लीगल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लीगल क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये जो सैलरी है, ये फर्ज किया इस सैलरी को जो इंटरप्रिटेशन है, क्या ये लॉ की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इस सैलरी को सैलरी की डेफिनेशन में शामिल होना चाहिए, या फर्ज किया ये कमीशन की डेफिनेशन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, ये इसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन फैक्ट्स के लिए ट्राइब्यूनल आखिरी है। स्टे पहले ये होता था कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से आपको स्टे मिल जाता है ना, तो अब एक और स्टे की ऑप्शन ये है कि पहले इन्होंने कहा था कि अगर ऑटोमेटिक स्टे चाहिए, यानी आप ये नहीं चाहते कि यार मैं कमिश्नर अपील से स्टे लूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लॉन्ग टर्म स्टे मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 10% ऑफ टैक्स डिमांड जो है ना वो आप जमा करवा दें, तो आपको एक ऑटोमेटिक स्टे भी मिल जाता है, ठीक है। और ट्राइब्यूनल की स्टे की पावर्स है कि वो 180 डेज से आप स्टे दे सकते हैं। पिछली स्लाइड में यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टिफिकेशन। अभी हमने पढ़ी थी अपील की पावर्स, अब है ना रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की पावर क्या है
रेक्टिफिकेशन की पावर है कि फर्ज किया कमिश्नर ने, कमिश्नर अपील ने, ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर में उनसे कोई गलती हो गई, ठीक है। मसलन ऑर्डर में उन्होंने लिखना था कि सारा केस का फैसला लिखा और फैसला लिख के उन्होंने कहा कि जनाब इस बंदे की जो तनख्वाह है वो ऑफिसर ने गलत असेस की है, इसकी तनख्वाह 1,10,000 की बजाय 1,00,000 होनी चाहिए थी, ठीक। लेकिन वो टाइपो एरर हो गया और उन्होंने 1,00,000 की बजाय 1 मिलियन लिख दिया, ठीक है। तो ये एक एरर हो गया। तो ये एरर जो है, इस किस्म का एरर जो है वो लॉ का जो एरर है उस या इवन फैक्ट्स का जो एरर है वो सेक्शन 221 के तहत रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये रेक्टिफिकेशन जो है टैक्स पेयर भी लेटर लिख सकता है कि जनाब ये मेरा आप मॉडिफाई करें और मेरे खिलाफ ये आपने फैसला कर दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, देखिए ये फैक्ट्स इस तरह से नहीं है और अब आपने अपील में कुछ और कहा था, फैसला कुछ और लिख दिया आपने। तो वो आप भी उसको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अगर ट्राइब्यूनल को खुद ही ख्याल आ जाए तो वो भी उसको खुद ही रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं किया जाएगा। नो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कैन बी मेड आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर sought टू बी रेक्टिफाइड, यानी मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर इसकी रेक्टिफिकेशन जरूरी है। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो किसी का पूछ लें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ADRC। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या होती है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ये एक तरह का आर्बिट्रेशन का फोरम है। जैसे दो लोगों में अगर कोई लड़ाई हो जाए ना तो वो एक तीसरे बंदे के पास भेज देते हैं कि यार तुम फैसला करा दो इसका, यानी अपील नहीं फाइल कर रहे, ठीक है। आप कोई रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल कर रहे बल्कि आप कह रहे हैं यार कुछ लोग कुछ दो के ऊपर सुलह कर देते हैं, प्ली बारगेन कर देते हैं, कोई इस तरह का मामला कर देते हैं। तो ये सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के लिए होती है, लीगल के लिए नहीं होती। और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो उसके लिए भी ADRC नहीं हो सकती। कमेटी जो है वो विद इन 60 days अपॉइंट होगी कमेटी जो है, लेकिन उसके कमेटी के लिए अपॉइंट होने के लिए जरूरी है कि जो अपनी अपनी अगर किसी ने अपील फाइल की हुई है ना तो वो अपील उसके बाद उसे विड्रॉ करनी है। फिर मेजोरिटी बेसिस के ऊपर डिसीजन होगा। विद इन 120 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ADRC वो डिसीजन करना जरूरी है। और अगर कोई डिसीजन नहीं हुआ विद इन 120 days तो फिर वो जो डिसीजन है वो वापस ट्राइब्यूनल के पास या हाईकोर्ट के पास चल जाएगा, जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। ऑटोमेटिक स्टे मिल जाएगा रिकवरी के अगेंस्ट टिल द डिसीजन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये है ADRC। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इतनी देर में अगर आपकी किताब में चेक कर लो कोई और टॉपिक तो नहीं है आपकी किताब में। उन्होंने सवाल सुना है प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि ये सरकार का यानी सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा, ठीक है। यानी सरकारी खजाने को ऐसी चीज जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए उसे कहते हैं प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जी, अब आपकी नजर एक दफा किताब देखो क्या कहती है, बल्कि मैं एक दफा लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है, तो मैं आपको दोबारा